हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में। कुछ ऐसे विकार जो रिलेटेड होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट से। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। और ऐसे में अक्सर देखा जाता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन कामों को डिले करते हैं या सही तरीके से नहीं कर पाते जिन कामों को नॉर्मल बच्चा आसानी से कर लेता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, कुछ बच्चों को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, चलना देर से शुरू करते हैं। और अगर बच्चा स्कूल गोइंग एज में आ चुका है तो वो पेंसिल को पकड़ने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, अपनी बातों को कहने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। कुछ बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा कि स्कूल में शिकायत आती है अक्सर कि बच्चा वॉशरूम को नहीं बताता कि मुझे वॉशरूम जाना है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चा किसी वर्ड को सही तरीके से नहीं पढ़ रहा या लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहा। उसका रिकॉग्निशन जो शेप्स का है, कलर्स का है, वो सब सही नहीं है। वो नहीं शेप्स को याद रख पा रहा, नहीं कलर्स को याद रख पा रहा। टीचर्स बार बार पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं सीख पा रहा। उधर पेरेंट्स भी पूरी कोशिश करते हैं और एक समय पर आकर गुस्सा हो जाते हैं, जल्ला जाते हैं, बच्चे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी तुम क्यों नहीं सीख रहे। लेकिन हो सकता है कि उसका ब्रेन किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा हो जिसको आप नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे में परेशान होना, चिंतित होना, बच्चे के ऊपर गुस्सा करना या उसको मारपीट उसके साथ स्टार्ट करनी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ लेंगे, पहचान लेंगे बच्चे की समस्या को, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे तो उसके व्यवहार में, उसकी एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। वैसे भी जो विकास के शुरू के 12 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और अगर ऐसे में कोई समस्या भी देखने में आती है तो ये माना जाता है कि थोड़ी सी मेहनत से, प्रयास से उसमें बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर देखा जाए तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन का अलग अलग हिस्से अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, हम खड़े होते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो सेरेबुलम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी अटेंशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल, अटेंशन को बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक हमको फोकस रखने में हेल्प करता है। उसी तरह से ब्रोका एरिया बच्चे की लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, उसको भाषा समझने में, बोलने में हेल्प करता है। तो ब्रेन के कौन सा हिस्से का विकास प्रभावित हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है, ये डिपेंड करता है बच्चे में किस तरह की समस्या देखने में आएगी। कई तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पीच संबंधी प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना जल्दी डायग्नोज करा लिया जाएगा बच्चे का, उतनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या समस्या है, उससे संबंधित ट्रीटमेंट प्लान बनाए जा सकेंगे और इम्प्रूवमेंट बच्चे के व्यवहार में शुरू किया जा सकेगा। हालांकि बिल्कुल ये माना जाता है कि ये डिसऑर्डर जो है वो जन्म से आता है, लेकिन कई बार इसके सिम्टम्स देर से देखने को मिलते हैं। यानी बच्चा बचपन से बहुत सामान्य तरह से व्यवहार करते हुए दिखता है, लेकिन जब स्कूल जाने लगता है या स्कूल में भी जब वो थोड़ी बड़ी क्लास में आने लगता है तो उसको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसको सोशल कम्युनिकेशन में, फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा एग्रेसिव बिहेव करेगा या कई बार एक जगह ध्यान नहीं लगा पा रहा, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पा रहा, हर समय बच्चे के अंदर ओवर एक्टिविटी है। तो मतलब इस ऐसे बच्चों को कह देते हैं बहुत शैतान है, कंट्रोल नहीं है उसके बिहेवियर पर। और पेरेंट्स परेशान रहते हैं, इसी बात से बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा टिक कर नहीं बैठता और किसी चीज़ पर ध्यान भी नहीं लगा पाता। हालांकि माना जाता है कि ये डिसऑर्डर जन्म से ही आता है, लेकिन कई बार अगर विकास अवस्थाओं के दौरान ही किसी प्रकार की इंजरी ब्रेन में हो तो भी इस डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो रिलेटेड है ब्रेन के डेवलपमेंट से और जो संबंधित है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से। ये डिसऑर्डर एक तरह से कॉग्निटिव और बिहेवियरल होते हैं, यानी बच्चा कैसा बिहेव करता है, कैसा समझता है, किस तरह से चीज़ों को याद रख पाता है, किस तरह से अपनी चीज़ों पर डिसीजन ले पाता है, समस्याओं के आने पर किस तरह से उसको सॉल्व कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर हर बार बच्चे के व्यवहार में डिले है तो ये श्योर है कि बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसीलिए अगर ऐसा है तो सही रहता है कि उसको सही काउंसलर से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से उसको एक बार डायग्नोज करा लिया जाए और ये पता चल जाए कि बच्चे को वास्तव में डिले है, क्योंकि व्यवहार की डिले होने की भी
ब्रेन से संबंधित कारणों के अलावा और बहुत से कारण होते हैं। जैसे आज तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा फैमिली के बीच नहीं रह रहा, जिसके कारण जो अटेंशन है बाकी लोगों की वो उसको नहीं मिल पाती। एक तरह से एकाकी जीवन बच्चा शुरू से ही व्यतीत कर रहा है, तो वो जो दूसरों के साथ कनेक्ट हो के बच्चा नई नई चीज़ें सीखता है, बोलना सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है, वो सब कमी आ रही है आज के समाज में। तो हो सकता है ये भी कारण बच्चे के व्यवहार को डिले करने में रहे हों। तो हर तरह के डिले को हम ये नहीं कह सकते, ये मान कर नहीं चल सकते कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि मेरे बच्चे में। अक्सर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो बच्चे के साथ आते हैं और ये बोलते हैं कि मैम मुझे लग रहा है मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म क्यों है? कि मैम मेरे किसी से बोलता नहीं है, अकेले अकेले रहना पसंद करता है, बिल्कुल बात नहीं करता किसी से और अपने में ही रहता है। तो अब जब बच्चे के पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट हो सके, एक कमरे के अंदर बच्चे की लाइफ सिमट गई है, तो वो किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेगा? तो जिस चीज़ को आप ऑटिज्म कह रहे हैं वो वास्तव में ऑटिज्म नहीं है। ये बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जैसा उसको उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो उसको उस एनवायरनमेंट में ले जाइए। वो जो आपका ऑटिज्म है जो आपने डायग्नोज किया है बिना किसी वैलिड सोर्स के, वो अपने आप ही कम होने लगेगा, अपने आप ही एक समय पर आकर खत्म हो जाएगा। अब बात आती है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते क्यों हैं? हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन रहे हों, बच्चे के ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाई हो, या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन रहे हों, बर्थ टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन रहे हों, कोई जेनेटिक रीज़न हो, यानी पिछली पीढ़ी में भी ऐसी कोई समस्या रही हो, या कोई ब्रेन इंजरी जब माँ प्रेगनेंसी के दौरान थी, माँ के साथ कोई इंजरी हुई हो जिसका इफेक्ट बच्चे के ब्रेन पे पड़ा हो। ये भी हो सकता है बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला हो, बच्चे के साथ कोई खेलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, जो न्यू एक्सपीरियंस न्यू आइडियाज बच्चे के मन में आए वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, तो भी उसकी लैंग्वेज और उसका डेवलपमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये समस्याएं ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती है, केवल एक ब्रेन के काम करने का अलग तरीका है जिसको समझना होता है। स्पीच में देरी होना, लैंग्वेज नहीं सीख पाना, बोल नहीं पाना, ये हमें 3 साल के भीतर देखने में मिल जाते हैं। लेकिन ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये तब देखने में आती हैं जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और स्कूल की नई नई चीज़ों से उसका परिचय होता है। ये स्कूल में जाकर बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, एक जगह नहीं बैठ पाता, क्लास में सारे में घूमता फिरता है। अगर आपको ऐसा पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है या किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट से संबंधित है, तो उसका टैग बच्चे को ना दे, यानी उस चीज़ को बार बार बच्चे के सामने ना दोहराएं। उससे जो बच्चा कोशिश करता है चीज़ों से बाहर आने की, आपके एफर्ट के साथ अपने एफर्ट डालता है, उसका वो मॉरल, उसकी वो मोटिवेशन डाउन होने लगती है, वो प्रयास करना छोड़ने लगता है, वो अपने आप को वैसा ही मानने लगता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। जो इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे के साथ कि उसके व्यवहार में होगी, वो इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं या तो हो नहीं पाती या डिले हो जाती है। इसलिए अगर आपको पता भी है कि मेरा बच्चा किसी समस्या से ऐसी से गुजर रहा है जो और बच्चों से अलग है, तो आप खुद पेशेंस रखें और बच्चे के साथ एफर्ट करें, थेरेपिस्ट का पूरा सहयोग करें, बट बच्चे को समाज में बैठ के बार बार हर किसी से ये कहना कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म बताया है, मेरे बच्चे को ADHD बताया है, बच्चे के कानों में ये बात बार बार ना पड़े, ताकि उसका वो मोरल डाउन ना हो और वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खुशी खुशी एफर्ट डाल सके।